अगला इम्पैक्ट जो शैडो इकोनॉमी का होगा वो है हाई पब्लिक डेट। वियतनाम की हो ची मिन सिटी यूनिवर्सिटी के दो रिसर्चर्स ने शैडो इकोनॉमी और पब्लिक डेट पर रिसर्च किया और उन्हें ये पता लगा कि जिन देशों में शैडो इकोनॉमी साइज ज्यादा होती है उन पर कर्ज भी ज्यादा होता है। ईवाई ने भी अपनी शैडो इकोनॉमी रिपोर्ट में ये कहा कि जब सरकार का रेवेन्यू कम हो जाता है तब उन्हें या तो खर्चे कम करने पड़ते हैं या फिर बाहर से कर्ज उठाना पड़ता है। देखो सिंपल सी बात है, जब खुद के खाने से शरीर को पोषण नहीं मिल रहा है तब बाहर से सप्लीमेंट तो लेना ही पड़ता है। वैसे ही जब टैक्स की रकम सफिशिएंट है ही नहीं खर्चों के सामने तब सरकार को बाहर से कर्ज लेना ही पड़ेगा। कर्ज ने हमें जकड़ लिया, मेरा घर अब मेरा नहीं, कदी शर्तें बिकती आजादी, ये कैसा निजाम है। अगला इम्पैक्ट है हाई चांसेस ऑफ डेट डिफॉल्ट। डेट डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जब किसी भी देश के पास अपना जो ब्याज या फिर कर्ज चुकाने की रकम ही नहीं है, वो देश डिफॉल्ट हो गया है। जर्नल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के एक रिसर्च पेपर पब्लिक डेट, सोवरेन डिफॉल्ट रिस्क एंड शैडो इकोनॉमी में उन्होंने कहा कि जो देशों में शैडो इकोनॉमी साइज ज्यादा होती है उन देशों की डेट डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है और उसी हिसाब से उन पर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। इसलिए यहाँ देशों की क्रेडिट रेटिंग देखी जाती है। जी हाँ, जैसे इंसानों का क्रेडिट स्कोर होता है वैसे देशों की भी क्रेडिट रेटिंग होती है। मूडीज जो एक क्रेडिट रेटिंग और रिसर्च कंपनी है, उनका आप इंटरेस्टिंग चार्ट देखिए। यहाँ पर आप चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि सबसे ऊपर जो रेटिंग है वो है ट्रिपल ए और फिर धीरे धीरे हम नीचे आ जाते हैं तो नीचे जो रेटिंग आती है वो है सी रेटिंग। ट्रिपल ए रेटिंग सबसे उच्च कोटि की रेटिंग होती है, यानी कि जिस भी देश को ये रेटिंग मिलती है वो देश को लोन देने में कम रिस्क है और बहुत हद तक वो देश सक्षम है लोन चुकाने में। और जैसे जैसे हम रेटिंग चार्ट में नीचे नीचे जाते हैं वहां पर लोन भी उतने रिस्की हो जाते हैं। और अंत में जो सी रेटिंग जिस देश को मिलती है, मतलब कोई भी गारंटी नहीं है कि वो देश अपनी लोन चुका पाएगा, बहुत ही हाई रिस्क लोन है वो। इसलिए यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग वर्सेस शैडो इकोनॉमी साइज एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी को कंपेयर करना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि सिंगापुर, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देशों को ट्रिपल ए रेटिंग दी गई है, फिर यूएस को AA1 मिली है, फिर आगे बढ़ते हैं तो यूएई और कतार को AA2 रेटिंग मिली है। और साथ में इन देशों की अगर आप शैडो इकोनॉमी साइज भी देखोगे तो वो बहुत ही कम है। और दूसरी तरफ आप देखिए, मोजाम्बिक को CAA2 रेटिंग मिली है, पाकिस्तान को CAA1, बोलिविया को CA, निकरागुआ को B2। और साथ में इन देशों के आप शैडो इकोनॉमी साइज को भी देखिए जो कि करीब करीब 30 से 40% तक पहुंच गई है। तो इस ग्राफ से हमें ये समझ में आ रहा है कि जिन देशों की शैडो इकोनॉमी साइज ज्यादा होती है उन देशों की क्रेडिट रेटिंग कम होती है। और बहुत सिंपल सी बात है, जब ये देश इतना टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे तो ये लोन कैसे चुकाएंगे। और अगर इन देशों को लोन अगर मिल भी जाती है तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे होती है क्योंकि ज्यादा रिस्क है वहां पर। और दूसरी तरफ जो देश जिनकी शैडो इकोनॉमी साइज कम होती है उन्हें क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी मिलती है और उन्हें लोन भी आसानी से मिल जाती है। सिंपल सी बात है, जब शरीर में प्रोटीन, विटामिन, कार्ब्स सही मात्रा में जाएंगे तो शरीर तंदुरुस्त दिखेगा और जब शरीर को पोषण नहीं मिलेगा तो शरीर कमजोर दिखेगा। अब आखिरी और सबसे दर्दनाक इम्पैक्ट है बेल आउट। ये बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। यहाँ पर देश में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर लोगों का भरोसा सरकार पर से पूरी तरह उठ जाता है। यहाँ पर सरकार बौखला जाती है, सरकार को पता ही नहीं चलता है कि देश को आगे कैसे बढ़ाए। सरकार को धीरे धीरे टैक्स रेवेन्यू कम मिलता जाता है और जो खर्चे हैं वो या तो सेम है या फिर बढ़ रहे हैं। उन खर्चों को करने के लिए सरकार कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज ले रही है। धीरे धीरे देश की क्रेडिट रेटिंग कम होती जाती है, सरकार को नया कर्जा नहीं मिल पाता और अगर नया कर्जा मिल भी जाता है तो इतने तगड़े इंटरेस्ट रेट पे होता है कि उसको चुकाने की सरकार की ताकत ही नहीं है।
अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार कुछ घरेलू उपचार अपनाती है। यहाँ पर ज्यादातर सरकार 2 कॉमन उपचार अपनाती है और इन दोनों ही उपचार से बीमारी सिर्फ बढ़ने वाली है। आइए देखते हैं। पहला उपचार है आमदनी बढ़ाओ। यहाँ पर सरकार अपने लोगों पर बहुत ज्यादा ही टैक्स बढ़ा देती है। इनकम पे टैक्स बढ़ा देती है, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा देती है, जो बिजनेसेस और कंपनीज है उन पर टैक्स बढ़ाया जाता है और नए नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि टैक्स रेवेन्यू ज्यादा हो। पर इन सब टैक्सेस से जो टैक्स रेवेन्यू आता है उसमें से ज्यादातर हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट और लोन चुकाने में जाता है और लोगों की सुविधाओं पे तो कम ही खर्चा हो रहा है। तो जब देश में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती और टैक्स रेट या फिर टैक्स बहुत ज्यादा वसूला जाता है तो लोगों का भरोसा टूटता है और जैसे ही भरोसा टूटा तो हमें पता ही है। तो इस उपचार से शैडो इकोनॉमी और सरकार की मुश्किलें बढ़ती है और जितना हमने देखा है कि जब भी सरकार ने टैक्स रेट बढ़ाया है या फिर टैक्सेस बढ़ाए हैं तब लोगों को वो पसंद नहीं आया है और जनता ने अपना आक्रोश दिखाया है। तो सरकार अब ये सोचेगी कि टैक्स बढ़ाना जनता को पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो अब दूसरा उपचार अपनाते हैं, वो है कि खर्चे घटाना, जिसे ऑस्टेरिटी भी कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इससे भी कुछ ज्यादा भला नहीं होने वाला। जैसे कि हमने पहले बात की, खर्चा कम करेंगे यानी कि जो सरकारी कर्मचारी उनके नौकरी से निकाला जाएगा या फिर उनकी सैलरी काटी जाएगी, फिर पेंशन कम कर दी जाएगी, फिर अच्छे क्वालिटी का हेल्थ केयर अपने नागरिकों को नहीं दे पाएगी सरकार, और साथ में जो बच्चे हैं उन्हें भी अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिल पाएगा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर सरकार खर्चों में कटौती करेगी। तो इससे देश के जीडीपी पर तो इम्पैक्ट होने ही वाला है और साथ में देश की प्रोडक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट होगा। और बच्चे जो देश का भविष्य है, अगर उनके एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो वो जब बड़े होंगे तो उन्हें फॉर्मल नौकरी ढूंढने में दिक्कत आएगी और उन्हें भी अनफॉर्चुनेटली वही इनफॉर्मल नौकरी के टैप में फंसना पड़ेगा। तो इससे देश की जो शैडो इकोनॉमी है वो घटने की बजाय बढ़ेगी। साल 2011 के आसपास ग्रीस, जो एक यूरोप में देश है, वो एक डेट क्राइसिस से गुजर रहा था। तब उनकी शैडो इकोनॉमी साइज 30% ऑफ जीडीपी थी। तब वहां की सरकार ने भी टैक्स बढ़ाने की कोशिश की, जहां पर रेस्टोरेंट बिल से लेके प्रॉपर्टी तक सब जगह टैक्स बढ़ाया गया। सरकारी जो स्टेट एसेट्स है उसे बेचना पड़ा, पेंशन काटी गई, फिर सरकारी कर्मचारी यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स है उनकी सैलरी 20% से काटी गई। तो आप समझ रहे हो, ये खर्चा घटाने का उपचार से भी ज्यादा कुछ अच्छा नहीं होने वाला। इनफैक्ट सरकार की मुश्किलें बढ़ेगी। और जितना हमने देखा है, जब भी किसी देश की सरकार ने खर्चा घटाने की कोशिश की है तब वो भी जनता को पसंद नहीं आया है और जनता ने अपना आक्रोश वापस दिखाया है। अब सरकार बहुत ही बुरी जगह फंस चुकी है। यहाँ पर एक जगह कुआं है और दूसरी जगह खाई है। अगर आमदनी बढ़ाए तो भी फंसेंगे और अगर खर्चे घटाए तो भी फंसेंगे। एक तरीके से कहे तो सरकार अब लाचार, बेबस और असहाय हो जाती है इस वक्त। और इसके बाद सबसे दर्दनाक समय आ जाता है। यहाँ पर सरकारें ना तो कर्ज चुका पाती है, ना लोगों को सुविधाएं दे पाती है, ना देश का विकास कर पाती है। टैक्स रेवेन्यू कम होता जाता है, सरकारी खजाना खाली होता जाता है और अंत में सरकार हो जाती है बैंकरप्ट और देश हो जाता है दिवालिया। अब दिवालिया होने के बाद सरकारों को ये पता चल जाता है कि घरेलू इलाज से काम नहीं चल रहा है और अब सिर्फ अस्पताल में ही इलाज हो सकता है। इसीलिए अब इस स्टेज पर सरकारें अपना इलाज करवाने IMF के पास जाते हैं और बेल आउट की दवाई लेते हैं। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन्हें लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा गया है। मतलब जब भी कोई देश क्राइसिस में होता है तब वो देश इनके पास आते हैं और थोड़े फंड्स की मदद लेते हैं ताकि उन देशों की इकोनॉमी को ज्यादा बड़ा शॉक ना लगे और सरकारों को भी रिफॉर्म सोचने का टाइम मिले। इस मुसीबत के समय पे फंड्स लेने के प्रोसेस को ही बेल आउट कहते हैं। अब आप पूछोगे, क्या सरकारों को भी दवाई लेनी पड़ती है? जी हाँ, रिसर्चर्स और न्यूज आर्टिकल्स ने IMF को मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन के नजरिए से जोड़ा है। नवंबर 2025 में पब्लिश किया हुआ ये रिसर्च पेपर, जिसका नाम है द इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम्स, में उन्होंने IMF को मेडिसिन के नजरिए से जोड़ा है। साल 2011 का ग्रीक डेट क्राइसिस का आर्टिकल में उन्होंने बताया कि जब ग्रीक में डेट क्राइसिस था
तब उनकी शेडो इकोनॉमी साइज 30% ऑफ जीडीपी थी। तब उन्होंने भी ईयू, आईएमएफ और ईसीबी से दवाई ली थी। और भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर ऐसी एनालॉजी यूज हुई है। इसलिए यहाँ पर आईएमएफ आउटस्टैंडिंग वर्सेस शेडो इकोनॉमी साइज एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी को कंपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। आईएमएफ आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि कौन से देश की कितनी लोन चुकानी बाकी है आईएमएफ को। इसलिए अब आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको कुछ एक्सेप्शंस दिखेंगे, पर ज्यादातर देश जिनकी आउटस्टैंडिंग बाकी है, यानी कि जिन्होंने आईएमएफ से लोन लिया है, उनकी शेडो इकोनॉमी साइज ज्यादातर 20% से ज्यादा है। इस ग्राफ को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि जब भी देश में टैक्स रेवेन्यू कम मिल रहा होता है, इसलिए सरकार को बाहर जाके बेल आउट लेना पड़ता है। अगर टैक्स आता तो ये बेल आउट की नौबत ही नहीं आती। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आईएमएफ सीधे सीधे बेल आउट दे देता है, उनकी बहुत सारी शर्तें सरकारों को माननी पड़ती है। अब ग्रीस का एग्जांपल ले लो। साल 2011 और साल 2013 के आसपास ग्रीस एक डेट क्राइसिस से गुजर रहा था। तब उनकी बेल आउट कंडीशन ये थी कि उन्हें 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकालना है। तो आप समझ रहे हो, जब देश दिवालिया हो रहा होता है तब सरकारी नौकरी भी सेफ नहीं है। श्रीलंका को भी ये कंडीशन मिली थी आईएमएफ से कि उन्हें अपना डेट टू जीडीपी रेशियो 95% तक पहुंचाना है और जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो मिनिमम 15% तक पहुंचाना है। सिप्रस जो एक आइलैंड कंट्री है, वहां पर उनके जो प्रेसिडेंट यूरोजोन और आईएमएफ ने ये बेल आउट कंडीशन तय की कि वहां के लोगों के जो बैंक अकाउंट है उसमें से अप टू 10% काटा जाएगा और इस अमाउंट के बदले उन्हें वहां की बैंक के शेयर्स मिलेंगे। फिर आता है एक मोड़ जहां फैसला होता है, अपने ही घर पे पराया हक होता है। हाथों में मदद है पर शादतें गहरी है, जीत भी हो जाए तो दिल कहीं रोता है। ये छायाओं का कर्ज है अब बोझ बन गया, हर एक ख्वाब जैसे कर्ज में ढल गया। झुक के जीना पड़े किसी और के नए से कहीं खो सा गया। तो आप समझ रहे हो, जब देश ही दिवालिया हो गए हैं तब ना तो सरकारी नौकरी सेफ है, ना बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलने की गारंटी है, ना लोगों को अच्छा हेल्थ केयर मिलने की गारंटी है, और सबसे डरावनी चीज, लोगों के बैंक अकाउंट तक सेफ नहीं है। भविष्य का कोई अता पता नहीं है, पूरी तरह अनसर्टेनिटी है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या ही प्रगति होगी देश की और लोगों की। तो ये थे कुछ इम्पैक्ट शैडो इकोनॉमी के, जो देश को कहां से कहां लाकर खड़ा कर देते। शहर के कोने में चुपचाप सा अंधेरा है, रोशनी तो है मगर सच कहीं अधूरा है। हाथों से फिसल गया भरोसा जो था कल तक, सिक्का भी टुकड़ों में आधा ही पूरा है। ये छायाओं का कर्ज है जो बढ़ता ही जाए, ना कोई हिसाब है ना कोई चुकाए। रुके जो खर्च सपनों के, रुक जाए रास्ते, फिर देश अपनी सांसों से खुद ही शर्माए। सड़कें अधूरी सी, सपने अधूरे हैं, बाजार में बिकते सब पर लोग मजबूर हैं। मेहनत भी छुप गई कागजों के पीछे, सच्चाई के दाम यहाँ कितने ही कमजोर हैं। जब बोझ बढ़ता जाए और वक्त दराए, तब हर एक कल सवाल बन जाता है। तो अब हमें ये प्रश्न आता है कि कैसे कंट्रोल करें शैडो इकोनॉमी को, क्या सॉल्यूशन है इसका, वो भी जानेंगे।
No schools rebuilt, no bridges strong, just waiting lines that stretch too long. Hands still work, but off the frame. Invisible lives with invisible names. When the system bends but never mends, the cost of neglect never truly ends. And comes the fall they feared to face, a quiet default, a slow disgrace. Help arise with a heavy hand, rewriting rules of a broken land. These are echoes of a borrowed nation, bound by terms stripped of creation, trading voice for one more breath, walking deals that whispered death. It didn't fall